हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हम आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेब्ट के बारे में बताएंगे। मतलब सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य व महत्व। इसमें सुनिए, सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें सुनिए, नंबर 1, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि प्राकृतिक विपत्तियों से समाज की रक्षा करना। इसमें सुनिए, प्रत्येक सामाजिक शासन पद्धति में प्राकृतिक विपत्तियों जैसे बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी आदि से समाज की रक्षा करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। यदि सरकार के पास पर्याप्त कोष नहीं है तो भी उसे ऋण लेकर समाज की रक्षा करनी पड़ती है। आपातकालीन दशाओं में सरकार के लिए ऋण प्राप्त करना दो कारण से आवश्यक हो जाता है। कर संबंधी आय को एकत्रित करने में काफ़ी समय लग जाता है, जबकि ऋण आसानी से और सरलता से मिल जाता है। अनेक आर्थिक कारणों के लिए उधार लेना करारोपण से अधिक उचित समझा जाता है। नंबर 2, डिफेंड कंट्री फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से देश की रक्षा हेतु आधुनिक समय में जो सरकार समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। इसलिए सरकार का प्रमुख उद्देश्य समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करना है। जब तक समाज को सुरक्षा उपलब्ध नहीं है तब तक समाज में किसी प्रकार की भौतिक या आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए समाज में उत्पन्न होने वाले संकटों का अंत करना व देश की बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। आज प्रत्येक देश अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की होड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है और इसके लिए ऋण लेने को आतुर रहता है। नेक्स्ट है नंबर 3, टू कंडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उत्पादन कार्यों के संपादन के लिए। इसमें सुनिए, देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विदोहन करने या देश के आर्थिक विकास व उत्पादन कार्यों के लिए राज्य ऋण प्राप्त करता है। एक विकासोन्मुख देश के लिए ऐसे ऋण लेना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे देश में सरकार करारोपण द्वारा अधिक आय प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है नंबर 4, फॉर पब्लिक एंटरप्राइज एंड पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए। सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन व सार्वजनिक कार्यों के संपादन के लिए भी राज्य को ऋण की आवश्यकता होती है। ये कार्य भी एक प्रकार के उत्पादक कार्य होते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद सार्वजनिक उपक्रमों से भी राज्य को आय प्राप्त होने लगती है, जिससे कि वह ऋण और ब्याज का भुगतान कर देती है। नेक्स्ट है नंबर 5, टू स्टेबलाइज सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए। इसमें सुनिए, वर्तमान में अधिकांश सरकारों की प्रवृत्ति समाजवादी समाज की स्थापना की ओर है। इस उद्देश्य से सरकार उद्योग व व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर रही है और उनका संचालन भी स्वयं करती आ रही है, परंतु आधुनिक उद्योगों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सरकार केवल ऋणों के द्वारा ही कर सकती है। आगे देखिए, नंबर 6 है
फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आज प्रायः प्रत्येक देश की सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को अपना अंतिम लक्ष्य स्वीकार किए हुए हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक सरकार शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और आवास आदि कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकाधिक व्यय करती जा रही है और इन सेवाओं के सफल संचालन के लिए भी सरकार को ऋण लेना पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर 7, टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक कार्यों का व्यय पूरा करने हेतु सरकार को वर्ष के प्रारंभ में से ही व्यय करना पड़ता है, परंतु करारोपण द्वारा जो आय प्राप्त होती है वह उसे वर्ष के अंत में ही उपलब्ध हो पाती है। अतः वर्ष के प्रारंभ में धन के अभाव में सरकार ऋण लेकर व्यय कर देती है तथा वर्ष के अंत में आय प्राप्त होने पर उसका भुगतान कर देती है। नंबर 8 है फॉर मेकिंग पब्लिक ओपिनियन, लोकमत को अनुकूल बनाने के लिए। इसमें सुनिए, सरकार को ऋण उस समय भी लेना पड़ता है जबकि नागरिकों में कर देने की सामर्थ्य नहीं होती तथा अधिक करारोपण से शांति भंग होने का भय रहता है। कभी कभी जनता की करदान क्षमता अधिक होने पर भी सरकार जानबूझकर करों में इसलिए वृद्धि नहीं करती कि लोकमत अनुकूल बना रहे। अतः सरकार ऋण लेकर व्यय कर देती है परंतु करदाताओं से भारी कर लेकर उन्हें कष्ट नहीं देती है। नेक्स्ट है नंबर 9, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता हेतु। इसमें सुनेंगे, आजकल सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना ही नहीं होता। प्रोफेसर लर्नर का मत है कि सार्वजनिक ऋणों का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना न होकर आर्थिक जीवन को संतुलित बनाना होना चाहिए। सार्वजनिक ऋण मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन दोनों ही स्थितियों में लाभदायक सिद्ध होता है। मुद्रास्फीति के काल में सरकार ऋण व्यवस्था द्वारा नागरिकों की अतिरिक्त क्रय शक्ति को हस्तगत या खींचकर मूल्य स्तर में स्थायित्व ला सकती है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन के काल में सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करके व इस राशि से नई नई योजनाओं को चलाकर नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर सकती है और इस प्रकार सामान्य स्तर को स्थिर बना सकती है। नेक्स्ट है नंबर 10, फॉर पॉलिटिकल फ्रेंडशिप, राजनीतिक मित्रता हेतु। सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में मित्रता का मधुर संबंध बनाना भी है। सार्वजनिक ऋण व्यवस्था द्वारा जनता में पारस्परिक सहयोग, निर्भरता और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। अब आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, मतलब सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण। इसमें सुनेंगे, राजस्व शास्त्रियों ने सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है, जैसे समय के अनुसार, शोधन के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, उपभोग के अनुसार आदि। नंबर 1 है फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि समय के दृष्टिकोण से। इसमें सुनेंगे नंबर ए शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि अल्पकालीन ऋण। इसमें सुनेंगे निश्चितकालीन या अल्पकालीन ऋण वे ऋण होते हैं जो 1 वर्ष के भीतर ही चुका दिए जाते हैं। नंबर बी है लॉन्ग टर्म लोन्स, दीर्घकालीन ऋण। अनिश्चितकालीन ऋण वे ऋण होते हैं जो 1 वर्ष के पश्चात चुकाए जाते हैं। नंबर 2 फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, शोधन के दृष्टिकोण से। इसमें है नंबर ए रिडेमेबल डेब्ट्स, मतलब शोध्य ऋण। शोध्य ऋण वे ऋण होते हैं जो भविष्य में एक निश्चित अवधि के उपरांत देय होते हैं।
इस प्रकार के ऋण समय के दृष्टिकोण से दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन भी हो सकते हैं। कर का भार इन ऋणों से में बढ़ जाता है क्योंकि ब्याज और मूलधन दोनों ही देने पड़ते हैं। नंबर बी है इरिडीमेबल डेब्ट्स यानी कि अशोध्य ऋण। इसमें सुनेंगे अशोध्य ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए कोई वचन नहीं दिया जाता है, परंतु इन पर एक निश्चित दर से सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है। नंबर थर्ड है फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। इसमें नंबर ए है प्रोडक्टिव डेब्ट्स यानी कि उत्पादक ऋण। इसमें सुनेंगे उत्पादक ऋणों की श्रेणी में ऐसे ऋणों को रखा जाता है जिनसे प्राप्त धन ऐसे उपक्रमों अथवा योजनाओं में लगाया जाता है इनकी आय से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जा सके। सिंचाई योजनाएं, यातायात सेवाएं और सरकारी कारखानों में जिन ऋणों की राशि का प्रयोग किया जाता है वे प्रायः उत्पादक ऋण होते हैं। नंबर बी है अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स यानी कि अनुत्पादक ऋण। इसमें सुनेंगे अनुत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं जिनके उपयोग से राज्य को कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक आय प्राप्त नहीं होती है, जैसे युद्ध के व्यय के लिए लिया गया ऋण तथा अकाल, बाढ़ आदि के लिए लिया गया ऋण। आगे सुनिए। नंबर फोर्थ आता है फ्रॉम नेचर पॉइंट ऑफ व्यू स्वभाव के दृष्टिकोण से। इसमें नंबर ए वॉलंटरी डेब्ट्स यानी कि ऐच्छिक ऋण। इसमें सुनेंगे ऐच्छिक ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से देता है और सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं पड़ता है। नंबर बी कंपल्सरी डेब्ट्स बलात् अनिवार्य ऋण। बलात् ऋण वे ऋण हैं जो सरकार अपनी राजनीतिक सत्ता के प्रयोग से नागरिकों से बलपूर्वक वसूल करती है और जिसका देना अनिवार्य होता है। नंबर फिफ्थ है फ्रॉम सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू स्रोत के दृष्टिकोण से। इसमें नंबर ए है इंटरनल डेब्ट्स आंतरिक ऋण। जो ऋण देश के नागरिकों से ही लिए जाते हैं वे आंतरिक ऋण कहलाते हैं। आंतरिक ऋण जो देश के नागरिकों और अन्य संस्थानों से प्राप्त किए जाते हैं वे निश्चित और अनिश्चित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। भारत सरकार के आंतरिक ऋण रुपया ऋण भी कहलाते हैं। आंतरिक ऋण लेना उसी समय अच्छा होता है जबकि देश के नागरिकों के पास पर्याप्त धन हो। आगे देखिए नंबर बी है एक्सटर्नल डेब्ट्स यानी कि बाह्य ऋण। इसमें सुनेंगे जो ऋण अन्य देशों के नागरिकों से बैंक से अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होते हैं उन्हें बाह्य ऋण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।